तो क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी क्लास मिशन बोर्ड बाय हसमत सर में। मैं एमडी हसमत रज़ा आज आपको क्लास 10th बायोलॉजी का क्लास कराएंगे और आज जो होगी वो एक नए चैप्टर का शुरुआत है, आगाज़ है। और उम्मीद है आप लोग इससे पहले वाले सारे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। अगर उसमें भी कोई भी आपको डाउट है, कहीं पे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी डाउट हो, उसको आप ज़रूर हमसे पूछिएगा और आपके सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो क्या आप लोग आज के इस क्लास के लिए रेडी है? आज की जो क्लास होगी वो हम लोग करेंगे नियंत्रण और समन्वय। यहाँ पे जो होगा नियंत्रण लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप मिस प्रिंट की वजह से गड़बड़ आपको दिख रहा है। ये जो है आपको क्या है, नियंत्रण है, अंशवार इसको मान लो क्या है, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है आपका समथिंग में वही मान के चलिए 5वां चैप्टर होगा, ठीक है। क्योंकि पहला हम लोग पढ़े थे पोषण, दूसरा पढ़े श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और नहीं, ये चौथा चैप्टर है। नियंत्रण समन्वय कितना होगा, चौथा चैप्टर होगा। परिवहन, उत्सर्जन, पोषण पढ़े, श्वसन पढ़े, परिवहन पढ़े, उत्सर्जन पढ़े, आई 5 में है। क्या हमारा चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है। ये आपका जो है 5 नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। तो क्या आप लोग ये बेहतरीन क्लास के लिए रेडी है? जो बच्चे अभी रेडी नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है, आप पेपर और नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। जो भी आपको नए टॉपिक लगे उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। आज की जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हम लोग जो डील करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या पॉइंट पढ़ेंगे, नियंत्रण और समन्वय। तो सबसे पहले मुझे बताना होगा कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम लोग पॉइंट डालते हैं। नियंत्रण और समन्वय, समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। ये नियंत्रण और समन्वय दरअसल होता क्या है, समझिए। जैसे देखिए कि कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, तो उस काम में हम लोगों को क्या चाहिए कि नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और समन्वय यानी उसको समान रूप से सुचारू रूप से चलाना वगैरह। तो नियंत्रण हर एक काम में ज़रूरी है। नियंत्रण होगा नहीं तो फिर काम सही से होगा नहीं। कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने सारे जीव है, वो चाहे एक कोष की हो या बहुकोष की हो, सभी जीवों को अपना सुचारू ढंग से काम करने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो नियंत्रण अति आवश्यक है, वो चाहे जैसा भी जीव हो, या एक कोष की जीव हो या बहुकोष की जीव हो। तो नियंत्रण समन्वय में हम लोगों को मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि जैसे इस पे कोई भी जीव जो है अपने आप पे कंट्रोल कैसे करता है, कोई भी जीव में कोई भी वर्क करना है तो उसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉइंट डालेंगे कि विभिन्न जीवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे कैसे होता है। सो ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीक़ा से। तो चलिए इसी में हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, विभिन्न जीवों में नियंत्रण और समन्वय। जो हम लोगों का टॉपिक होगा विभिन्न जीवों में नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। तो विभिन्न जीवों में नियंत्रण और समन्वय यानी क्या सर, दुनिया में जितना जीव है, क्या दुनिया में सभी जीवों में नियंत्रण और समन्वय एक ही जैसा होता है क्या? तो आप बताइएगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रकार के जीव है, तो उनमें नियंत्रण और समन्वय की जो क्रियाएं होगी वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या इसका पॉइंट का आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, एक नीचे बढ़िया सा लाइन क्या हो जाएगा कि सभी जीवों में, या फिर बोलेंगे विभिन्न जीवों में नियंत्रण और समन्वय क्या एक जैसा होता है? नहीं, नियंत्रण और समन्वय अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सर आप हमें बता दें कि जो दुनिया में जीव है वो कैसे जीव है। तो
आप हमें बताएं कि इतना जो भी पढ़े हैं इसमें दिख रहा है अच्छे से। चलिए क्लियर तो है। चलिए, तो क्या हमने देखे कि विभिन्न जीवों में नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो अलग अलग होता है। तो सर दुनिया में जो जीव जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो सर दुनिया में जीव जो होते हैं वो दो तरीका के हम लोग पढ़े नॉर्मली जीवों को। क्या क्या पढ़े हैं? तो सर एक कोशिकीय पढ़े हैं और दूसरा जीव जो होता है बहुकोशिकीय। तो कौन कौन होता है? तो नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या होगा? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में नियंत्रण। एक कोशिकीय जीव में नियंत्रण, नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय, समन्वय। एक कोशिकीय जीव में जो नियंत्रण और समन्वय होगा वो कैसे होगा? तो हम बताए थे कि दुनिया में जो एक कोशिकीय जीव होता है उनके शरीर में जितना भी क्रिया हो, वो चाहे पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो, नियंत्रण हो, जितना सारे जो क्रियाएं होती है, क्या उसके लिए कोई खास अंग होते हैं? तो आप बताइएगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ा दिए थे। तो एक कोशिकीय में नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव में नियंत्रण और समन्वय के लिए डायरेक्टली हम लिख देते हैं नियंत्रण और समन्वय के लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या कोई खास अंग होगा? समन्वय के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं, के लिए कोई खास अंग नहीं होते, कोई खास अंग, कोई खास अंग नहीं होते हैं। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई खास अंग नहीं होते। किसमें नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव में। किसमें नहीं होगा? एक कोशिकीय जीव में। और दूसरा नंबर पे क्या आता है? बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में हम लोग जान गए कि कोई खास अंग नहीं होगा। वैसे सर एक कोशिकीय जीव अगर आप लोग को माइंड से निकल गया होगा कि एक कोशिकीय जीव कहते किसको है, तो देख लो। एक कोशिकीय जीव जैसे क्या होता है? तो सर अमीबा होता है। एक कोशिकीय जीव कैसा कौन होता है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम। आपको बता दें युगलीना हो गया, युगलीना हो गया। ये सब जीव का नाम है। शैवाल हो गया, शैवाल हो गया। शैवाल तो सब जानते होंगे, शैवाल ईटीसी, शैवाल तो सब जानते होंगे। सर शैवाल क्या होता है? तो आप कभी नदी वगैरह में गए हो? नदी वगैरह या फिर कोई तालाब हो या फिर कोई नाला वगैरह हो, तो उसमें पुल जब क्रॉस करते हैं, क्योंकि तालाब नाला में तो गंदा पानी रहता है, उसमें नहीं सही से विजिबल होता है। नदी में देखिएगा कि नदी का पानी एकदम साफ हो रहेगा, और उसके जब पुल से क्रॉस करते हैं हम लोग तो देखेंगे पुल के नीचे, क्योंकि बीच नदी में से तो जाके देख नहीं सकते ऊपर से खड़ा होके, कि स्पाइडरमैन थोड़ी है, या फिर उसको क्या बोलते हैं उड़ने वाला सुपरमैन थोड़ी है जो उड़ते रहेंगे हवा में। तो ऊपर से देखने के बाद पुल पर से देखो क्या कि पुल के नीचे हरा हरा सा छोटा छोटा घास जो होता है लहरते रहता है, जिसको मतलब शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। जैसे काई वगैरह लगा हुआ होता है ना, काई तो बड़ा बड़ा साइज में हो जाता है, वही क्या होता है? शैवाल होता है। तो शैवाल तो सब जानते होंगे, वो सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो क्या उसमें नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई खास अंग होंगे? तो आप कहिएगा कि नहीं, एक कोशिकीय में नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। ठीक है, कोई इशू? चले आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय के बारे में। दूसरा में किसके बारे में देखेंगे? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और, नियंत्रण और समन्वय। देखिए, तो बहुकोशिकीय जो जीव होगा उसमें नियंत्रण और समन्वय के लिए खास अंग होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में नियंत्रण और समन्वय के लिए खास अंग होंगे। बहुकोशिकीय में नियंत्रण और समन्वय के लिए आपको पढ़ाएंगे आगे
वो क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं। कौन सा तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय के लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या पाए जाते हैं, तो तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि सर दुनिया में जितना भी बहुकोशिकीय है, क्या सभी के सभी एक जैसा होता है क्या, दुनिया में जितना बहुकोशिकीय सब एक जैसा होगा? तो आपको आंसर क्या हो जाएगा कि बिल्कुल नहीं, दुनिया में सभी बहुकोशिकीय जीव एक जैसा नहीं होता। किसी का शरीर जो होता है जटिल होता है, और किसी का शरीर जो होता है शरीर वो सरल होता है, जटिल और सरल होते हैं। तो क्या सभी में तंत्रिका तंत्र एक जैसा होगा? तो कैसे बात कर रहे हैं सर, जो जटिल होगा उसमें ज़्यादा वर्क होगा, ज़्यादा वर्क होगा तो उसमें जटिल तंत्रिका तंत्र चाहिए, और जो सरल होंगे उसमें कम विकसित चाहिए। जटिल कहने का मतलब ज़्यादा विकसित चाहिए, और जो सरल होगा उसमें कम विकसित चाहिए। उसमें काम भी तो कम होगा ना। अब जैसे मान के चलो कि एक मानव के बारे में बोला जाए कि एक मानव का शरीर है, उसका तंत्रिका तंत्र कैसा होगा, और एक आपको बता दें कि हाथी का शरीर है, उसका तंत्रिका तंत्र कैसा होगा। तो जिसका शरीर जितना ज़्यादा विशाल, जो जितना ज़्यादा जटिल, उसमें तंत्रिका तंत्र उतना ही विकसित, और जो कम विशाल रहेगा, जो साधारण रहेगा, उसमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होंगे। तो क्या होंगे, तो बहुकोशिकीय में कितने टाइप्स हम लोग लेके चल सकते हैं, तो दो तरीका है। कितना लेके चल सकते हैं, दो तरीका का। नंबर एक में इसमें हम लोग ए करके देख ले, एक में क्या होगा, जटिल बहुकोशिकीय, कैसा होगा, जटिल। और बी में क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हम आपको लिख देते हैं, बी में क्या होगा, जो साधारण हो, जटिल नहीं हो, यानी साधारण, जो ज़्यादा जटिल नहीं हो। तो जो जटिल होंगे, जटिल बहुकोशिकीय होंगे, उसमें जो होगा तंत्रिका तंत्र क्या होगा, तो इसमें जो होगा आपका तंत्रिका तंत्र जो होगा, तंत्रिका तंत्र जो होगा क्या होगा, तो अधिक विकसित होंगे। क्या होंगे, अधिक विकसित होंगे। क्यों अधिक विकसित होंगे, क्योंकि अधिक विकसित रहेगा तभी ना इसको काम को नियंत्रित करेगा। तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित होते हैं, किसमें, जटिल में। और साधारण में क्या होगा, साधारण में क्या होगा, तो सर इसमें जो होगा कम विकसित होगा। साधारण में क्या होगा, इसमें जो होगा, इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होते हैं। क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं। ठीक है, जो जटिल होगा उसमें ज़्यादा विकसित होगा। क्यों ज़्यादा विकसित है, अब आपको सोच के देखिए कि जैसे एक मानव का शरीर है, अब वो मानव का शरीर है तो वो क्या होगा कि वर्क जितना करेगा, क्या हाथी का भी शरीर उतना ही वर्क करेगा कि नहीं, उसका शरीर बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है क्योंकि उसके तो पैर के लायक भी हम लोग न रहते हैं ना, एक पैर जो उसका रहता है उतना मानव न रहता। क्या सही है गलत? अब उसका उतना बड़ा शरीर है तो उसमें तो बहुत सारी घटनाएं होगी, बिल्कुल होगी। और उस सभी घटना को, सभी सूचना को वो क्या करना है, देखो दरअसल ये इसका तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे डिटेलिंग में। अभी समझ लीजिए इसको रफली कि तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर में सूचना को, क्या चीज़ को, सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क जो है वो सूचना को एनालिसिस करता है, और फिर बॉडी को क्या करेगा कि बॉडी को इजाज़त देगा, ऑर्डर देगा कि ऐसे ऐसे करो। जैसे मान के चलो, इसको एक दफ़ा समझ लीजिए ताकि आपको आगे मतलब जिस टाइम समझाएंगे उस टाइम तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे तंत्रिका जो हो गया, तंत्रिका तंत्र जो हो जाएगा वो क्या करेगा, जैसे एक जो काम करता है तंत्रिका तंत्र, ये पोस्टमैन का काम करता है। किसका काम करता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है, तो सर जैसे पोस्टमैन जो होता है, जिसको हम लोग डाकिया बोलते हैं, वो क्या करता है कि जो भी सूचनाएं होती है वो उसको कहाँ करता है, एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाने का काम करता है। अब जैसे कोई आदमी बाहर है तो बाहर से कोई चीज़ भेजना है, अब तो मोबाइले से हो जाता है। तो पहले पोस्टमैन का ज़्यादा यूज होता था, अब तो 9 के बराबर होता है। ठीक है,
तो तंत्रिका तंत्र भी वैसा ही है। हमारे शरीर में मान के चलो कि एगो चिंटू है, ठीक है, ये चिंटू है, ये चिंटुआ है, एकदम शाहरुख खान बना दे चिंटू को। अभी चिंटू के जो है यहाँ पर से बैठा हुआ है, इसको इसमें जो पैर में चाहे किसी में कील गड़ गया, यानी कांटी गड़ गया, ठीक है। अब चिंटू के पैर में कील गड़ा तो क्या करेगा, पैर में जो है कील गड़ा तो वो जो तंत्रिका तंत्र है उसके पास सूचना गया, और सूचना तंत्रिका के पास किसके रूप में जाता है, तो उद्दीपन के रूप में जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आवेग के रूप में जाता है। यानी सूचना जो है वो, अब सूचना किसके पास गया, तंत्रिका के पास। अब तंत्रिका जो है कहाँ पहुँचाएगा, इसके चिंटू के दिमाग तक पहुँचाएगा कि तुम्हारे पैर में क्या हो रहा है, कील गर रहा है। तो दिमाग जो होगा उसको ऑर्डर देगा, एनालिसिस करेगा बातों पे, और क्या कहेगा कि तुम पैर हटा लो कि या पैर अंदर और घुसा दो। तो हटाने के लिए बोलता है, हम लोगों का कील वगैरह करता था और उसमें पैर डालते जाते हैं कि हटा लेते हैं। तो फिर दिमाग क्या देगा ऑर्डर कि पैर को कहो, यानी पैर के जो पेशीय अंग है, मांसपेशी अंग है, उसको क्या बोलो कि पीछे टान लो। तो पीछे टान ले, फिर ऑर्डर को पहुंचाएगा कहाँ, यहाँ पैर तक। कौन पहुंचाने का काम करता है, तंत्रिका ही। आगे पढ़ाएंगे पूरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हर एक काम के लिए, हम तो एक एग्जांपल लिए थे, कील गड़ गया, आग लग गया, कोई दूतवराग मार देता है तो कहते हैं कि चोट लग गया। तो सारे सूचना को कौन पहुंचाने का काम करता है, ये तंत्रिका तंत्र। देखिएगा किसी का अगर बड़ा सर्जरी वगैरह होता है, क्या होता है, सर्जरी यानी ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने मतलब बेहोश होता कैसे है, तो बेहोश में ऐसा दवाई दिया जाता है जिससे जो होता है कि तंत्रिका में जो होता है सूचना को मतलब ग्रहण करने की कैपेसिटी जो होता है वो न के बराबर हो जाता है, यानी उस सूचना को ग्रहण ही नहीं करेगा। तो हमारे पैर का सूचना किसी दिमाग के पास जा ही नहीं रहा है कि पैर में हमें कांठी कर रहा है, कील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या हमें दिमाग बोलेगा कि पैर को पीछे टानने के लिए, नहीं बोलेगा, उसके पास तो सूचना गया ही नहीं। तो इसी रीज़न है, यही कारण है कि जब हम लोग बेहोश होते हैं तो उस टाइम कोई भी काट देता है, कुछ भी करता है तो कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ते रहता, जिसको सून वगैरह भी बोलते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें दर्द का एहसास कौन दिलाता है, माइंड, मस्तिष्क न दिलाएगा। तो मस्तिष्क तक तो वो सूचना जा ही नहीं रहा है कि हमें दर्द हो रहा है, तो फिर कैसे होगा। शरीर में कुछ भी कर लो हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमें दिमाग ही बताता है कि हमें दर्द हो रहा है या फिर कुछ काम करना है, क्या करना है नहीं करना है, सबका डिसीजन कौन लेता है, दिमाग यानी मस्तिष्क लेता है। अब मस्तिष्क तक जो ऑर्डर को पहुंचाने या मस्तिष्क से ऑर्डर को लाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। और दवाई के द्वारा इसको तंत्रिका तंत्र को सूचना ग्रहण करने की अगर कैपेसिटी, क्षमता ही खत्म कर दिया जाए तो दिमाग तक कोई सूचना जाएगा, नहीं जाएगा। अब कोई सूचना दिमाग तक नहीं गया तो दिमाग कुछ ऑर्डर देगा, नहीं देगा। अब दिमाग कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया गया, दिमाग हमें कुछ बताएगा ही नहीं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर कुछ कर लो शरीर में। अब जैसी दवाई का असर खत्म होगा तब पता चलेगा कि ओरे बाप रे हमारे साथ ऐसे से हो गया का। तो इस तंत्रिका तंत्र का काम में समझ में आ गया कि ना गया। तो सभी प्रकार के क्या कोशिका में, सभी प्रकार के जीव में तंत्रिका तंत्र एक जैसा होगा, तो क्या बोलिएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सभी जीव जो होता है एक जैसा नहीं होते हैं, सब अलग अलग जीव होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखे, पहले हम लोग देखे कि नियंत्रण समन्वय होता क्या है, फिर उसके बाद क्या देखे कि जीवों में नियंत्रण समन्वय। तो दुनिया में जीव जो है दो तरीका के हम लोग पढ़े थे, एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कोई खास अंग नहीं होते, बहुकोशिकीय में खास अंग होते, जिसका नाम क्या था, तंत्रिका तंत्र था। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें, कोई परेशानियाँ हैं तो आप हमें बताएं। अगर दिक्कतें नहीं है, परेशानी नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो, अब हेडिंग डालेंगे, नॉर्मली एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए अब ऐसे जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें जो जिसमें कम पॉइंट रहता है उसको हम लोग पहले पढ़ने का कोशिश करते हैं, जिसमें ज़्यादा पॉइंट उसको बाद में करते कि नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले क्या पढ़ना ना पढ़ना है। सो ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं पादप में, यानी पौधा में नियंत्रण और समन्वय। चाहेंगे तो इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ लेते, कोई इशू नहीं। तो पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, पौधा में नियंत्रण, पौधा में नियंत्रण और समन्वय, पौधा में नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, पौधा में नियंत्रण और समन्वय। देखिए पौधा में नियंत्रण और समन्वय क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग के सामने, हम लोग जो गांव में रहते हैं तो और बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारे पौधा देखने को मिलता है। गांव में कुछ पौधे
मतलब बहुत अच्छे अच्छे पौधे भी होते हैं जिनके बारे में हम लोग को पता नहीं रहता है कि पौधा का काम क्या है दरअसल में, लेकिन जानते हैं कि पौधा है। उसी में आप एक पौधा का नाम सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे, एक पौधा है जिसका नाम क्या है, छुई मुई। क्या नाम है? छुई मुई पौधा। क्या आप लोग नाम सुने इसका? नाम भी सुने होंगे और शायद देखे भी होंगे और इसके साथ खेले भी होंगे, छुई मुई पौधा। ये छुई मुई पौधा क्या होता है, ये बहुत अच्छा पहले एकदम फैला हुआ रहेगा, ठीक है, और जैसे ही इसको जाकर टच कर दो, छू दो, ये शर्मा जाता है। शर्मा गया कहने का मतलब क्या है, पूरा अपना पत्ता जितना फैला हुआ था सबको सुकरा लेगा। तो छुई पौधा में क्या किए, जैसे टच किए इसको, अपने पत्तियों को क्या कर लिया, आपस में सुकरा लिया। तो सुकरा लिया, उसको क्या करने गए थे हम लोग, टच किए ना, टच किए यानी क्या किए, स्पर्श किए, और स्पर्श किए तो उसमें कुछ रिएक्शन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, तो उसको ही क्या बोलेंगे, स्पर्श की अनुक्रिया। तो छुई हुई पौधा क्या होती है, तो इसमें अगर आपको लिखना पड़ेगा इसमें लैंग्वेज, तो आप क्या लिखिएगा कि जब हम लोग छुई हुई पौधे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, अपने सारे पत्ती को आपने क्या कर लेता है, उसको सुकड़ा लेता है और एक जगह पे हो जाता है। और पहले क्या था, फैला हुआ था, तो वो सुकड़ने की जो क्रिया होती है उसको ही क्या बोलते हैं, स्पर्श की अनुक्रिया। तो इसमें अगर लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, जब छुई मुई पौधे को स्पर्श करते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे एकदम पूरा, स्पर्श यानी क्या करता है, छूना, स्पर्श यानी छूना। जब छुई पौधों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वे अपनी सभी पत्तियों को, क्या कर लेता है, सिकुड़ लेता है या सुकड़ा लेता है। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर अपने भाषा में लिखना हो, देखो जो भी वर्ड होगा, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को नॉर्मली डेली लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसी में पढ़ा दें, क्योंकि अगर हमेशा अगर आपको किताब का ही टफेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, फिर ऊपरे ऊपरे जाएगा, फिर आपको ना समझ में आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं उसको लेकर के चले। तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को आपस में हम बोल सकते हैं कि समीप भी कर लेते हैं, नज़दीक कर लेते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपस में क्या कर लेते हैं, सुकड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पत्तियों को सुकड़ा लेते हैं, इस घटना को, अब किसके कारण हुआ था, तो सर जी स्पर्श के कारण हुआ था, इसलिए इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को स्पर्श की अनुक्रिया कहते हैं। इस घटना को स्पर्श की अनुक्रिया कहते हैं, स्पर्श की अनुक्रिया कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, स्पर्श की अनुक्रिया कहते हैं। तो पौधा में नियंत्रण समन्वय समझ में आ रहा है ना बातें, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, यहाँ तक बताए आपको क्लियर है, विजुअल कोई इशू तो नहीं। चलिए, तो पौधा में नियंत्रण कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, ये अपने आप पे कंट्रोल किया कि ना किया, छुई पौधे जो है वो पहले फैले हुए थे और अपने आप को क्या किया, एक जगह पे समेट लिया, पूरा को एकदम सुकुड़ा लिया, तो क्या नियंत्रण है ना किया, कंट्रोल है ना किया। तो यही सारे क्रिया जो होती है पौधा में, नियंत्रण और समन्वय। एक और पौधा के बारे में आप लोग सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे, उसका नाम क्या है, मटर। क्या है, मटर के पौधा। अब ये मटर के पौधा के क्या होता है, सो देखो, मटर के पौधा होता क्या है, जैसे मान के चलो कि ये एक, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मटर का पौधा रहा, मटर का पौधा लगा दो, ठीक है, बहुत डेंजरस है, हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। मटर के में से पत्ता उत्ता थोड़ा थोड़ा निकाल दो ना, हो गया मटर का पौधा। और कैसा रहता है, ऐसे ना रहता है, थोड़ा नागिन फागिन बना दो। अब ये मटर के पौधा है, ठीक है। अब मटर के पौधा जैसे लगाओगे तो वो तो मटर के पौधा थोड़ा सा फैलता हुआ है ना, तो उसमें क्या करोगे कि मटर का पौधा लगा करके और एक इसमें जो है स्टिक के द्वारा, लकड़ी के द्वारा जोड़ दो इसको, यानी लकड़ी से सटा के रखो।
तो इसमें होता क्या है कि जिसके सहारे मटर के पौधे को खड़ा करते हैं हम लोग, जिसके सहारे, जैसे लकड़ी के सहारे इसको मटर के पौधा को क्या किए, खड़ा किए, तो देखना जो मटर का जो वृद्धि जो होगा वो क्या होगा तो जाएगा कि जितना दूर हो सके लकड़ी से दूर तक जाएगा, लकड़ी से क्या होगा, दूर भागेगा। मटर के पौधा का जो वृद्धि होगा किस तरफ होगा, तो जो जिसके सहारे खड़ा किए उससे विपरीत साइड में। जैसे इसको गति होना चाहिए किसी के लपेटे लपेटे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पतला पतला सा आप देखे होंगे डेली लाइफ में यूज़ होता, मतलब कहीं ना कहीं जरूर आपको दिख जाएगा कि इसमें से एक पतला पतला हल्का पतला पतला ड्रेरी टाइप का निकलता है, और मीरा मतलब मुड़ाया मुड़ाया रहता है नागिन टाइप का, और वो उसमें लकड़ी में मुड़ा जाता है। बाकी पूरा बॉडी जो होता है उससे अलग होकर के गति करते रहता है, बढ़ते रहता है। ऐसा देखें हैं? नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा और देखिएगा किसके घर में मटर का पौधा है। वैसे तो ना के बराबर मिलेगा, लेकिन मोबाइल में तो हमेशा मिल ही जाता है, तो वहाँ से मोबाइल से देख सकते हैं कि मटर के पौधा में किस तरीका का गति होता है। वैसे आप लोग के पास बुक वगैरह होगा, बुक में भी इसका दिया रहता है, ठीक है। और फ़ोन तो सबके पास है ही है, रील्स वगैरह नहीं देखेंगे तो जीवन यापन कैसे होगा, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए जैसे रील्स ज़रूरी है वैसे कुछ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो उसमें देखिएगा आपको मटर के पौधे के बारे में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि मटर के पौधे को जिसके सहारे खड़े करते हैं तो उसका गति जो होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है, उल्टा, यानी दूसरे साइड होगा। अगर इधर ना गति होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इसका आगे की साइड हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको क्या कहेंगे, तो इसको है हम लोग बताएंगे अभी आपको, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलो इस साइड में रख देते हैं। ये क्या चीज़ का पौधा है, ये सर जी मटर गश्ती का पौधा है। क्या चीज़ का पौधा है, मटर का पौधा, मटर का पौधा, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि मटर का पौधा का जो गति होता है जिसके सहारे उसको खड़े करते हैं उसका दूसरा साइड होता है, अपोजिट साइड होता है। बोल सकते हैं ना इतना नॉर्मली। तो क्या लिखेंगे, इसकी गति, या फिर पूरा लिखो, मटर के पौधे, मटर के पौधा की गति, तो फिर लैंग्वेज गड़बड़ा जाएगा। मटर के पौधे को, मटर के पौधे को जिसके सहारे खड़े किया जाता है, मटर के पौधे को जिसके सहारे, सहारे मतलब सहायता से खड़ा करते हैं, खड़ा करते हैं, खड़ा करते हैं, उसके विपरीत, उसके विपरीत इसकी गति होती है, उसके विपरीत इसकी गति होती है, उसके विपरीत इसकी गति होती है, इसकी गति होती है, उसके विपरीत इसकी गति होती है। अभी आपको बताया ना, इस लॉन्ग बेस पे जैसे जो कंसेप्ट समझा दिए उसके अनुसार आप भाषा आप खुद से लिख सकते हैं। तो देखें कि इसको अगर ये स्टिक के सहारे हम खड़े किए तो इसका गति स्टिक की तरफ ना होकर के इसका दूसरा साइड हो रहा है, इसलिए बोले कि जिसके सहारे खड़े करते हैं तो उसकी गति, यहाँ पे लिखना चाहिए था, मटर के पौधे को जिसके सहारे खड़े करते हैं उसके विपरीत इसकी गति, ठीक है, खड़े करते हैं उसके विपरीत इसकी क्या होती है, गति होती है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इस घटना को क्या बोलेंगे, तो प्रेरित वृद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृद्धि होगा ना, गति होती है, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं गति की जगह पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेरित वृद्धि। क्या बोलेंगे, प्रेरित वृद्धि। इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रेरित वृद्धि कहते हैं। इस घटना को प्रेरित वृद्धि, प्रेरित वृद्धि कहते हैं। इस घटना को प्रेरित वृद्धि कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी इशू हो, नया चैप्टर लगेगा, नया चैप्टर शुरुआत होगा, उसमें नए नए पॉइंट आएगी। तो जो भी पॉइंट हो, जो आप पहले पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, उस अगर पढ़ के भूल गए हो तो सभी पॉइंट को आप रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद में भी कोई दिक्कतें आए
तो आप हमसे ज़रूर पूछें, और उसको हम हमेशा बोलते हैं कि 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, जितना दफ़ा हो उतना दफ़ा पूछें, हम आपकी दिक्कत को दूर करेंगे, ठीक है। बशर्त यह है कि आप तहे दिल से पढ़ें और जो भी कंसेप्ट मिले आपको उसको मतलब पूरा करने का कोशिश करें, और जो भी दिक्कत है उसको भी 100% आप पूछें, हमसे पूछिएगा तो ही समझ में आएगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अन्यथा हम तो ये जानेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई इशू नहीं हो तो आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं हो तो हम लोग देख लिए बढ़िया से कि पौधा में नियंत्रण समन्वय होता कैसे है। अब ये पौधे से रिलेटेड ही हमें एक पॉइंट पढ़ना है जिसके बारे में आगे देखेंगे। पहले इतना तो क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए वो पॉइंट क्या है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति। क्या पढ़ेंगे? अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति। तो हेडिंग डालेंगे, बहुत प्यारा पॉइंट है, अनुवर्तन, अनुवर्तन या इसी को क्या बोलते हैं, अनुवर्तन बोलो, या इसी को बोलते हैं अनुवर्तनीय गति, अनुवर्तनीय गति, अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अनुवर्तन बोलो या अनुवर्तनीय गति बोलो। अब ये अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति क्या होता है पहले समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अब चूंकि यहाँ पे नाम आ गया, जिक्र आया किसका, तो सर जिक्र आया इसमें गति का। किसके बारे में जिक्र आया, तो गति के बारे में। थोड़ा सा इसको सीधा कर लो, ठीक है। देखिए इसमें जिक्र आया किसका, तो सर गति का आया। तो इसमें हमको जो भी टॉपिकें पढ़नी होगी, जो भी पॉइंट होगा, किससे रिलेटेड होगा, गति से रिलेटेड होगा। तो अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति क्या होता है। अब जैसे मान के चलो कि कोई है, जैसे एक चिंटू खड़ा है यहाँ पे, चिंटुआ यहाँ पे खड़ा है, बेचारा एकदम पोज मार रहा है शाहरुख खान की तरह। अब इधर से एगो डीओजी साहब आए, क्या है, डीओजी साहब आए, एकदम हेवी वाला संकल डीओजी साहब है, और इसको रेगदाने लगा। तो ये दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, भागेगा कि मुँह में खड़ा रहेगा, पोजे मारते रहेगा, आगे काट लिया कि 14 को सुइया पड़ना शुरू हो जाएगा, पड़ेगा कि ना। तो यानी कहने का मतलब है कि ये तो बेचारा अपना खड़ा था और ये अलग से कुत्ता आया डीओजी साहब और इसको दौड़ाने लगा। तो इसमें गति हुआ कि नहीं हुआ, सेम कंडीशन इसमें कि यानी कोई भी बाहरी पदार्थ के कारण पौधा में जो गति होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, अनुवर्तनीय गति बोलते हैं या अनुवर्तन बोलते हैं। समझ में आया आपको। कोई बाहरी पदार्थ के कारण अगर उसमें गति हो रहा है, पौधा में गति हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसी को ही हम लोग बोलेंगे अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति, ठीक है। पदार्थ बोलो, रीजन, कुछ भी। जैसे अब मान के चलो कि पौधा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पौधा में क्या है, या तो रसायन के कारण होगा या तो कोई हार्मोन के कारण होगा, ठीक है। तो उसको ही शॉर्टकट में हम लोग बोल दिए क्या, कि कोई बाहरी पदार्थ के कारण पौधा में होने वाली गति को ही क्या कहते हैं हम लोग, अनुवर्तनीय गति कहते हैं। चलिए अब इसको हम लोग पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं। चलो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, बाहरी उद्दीपन के कारण, बाहरी पदार्थ लिख लो, बाहरी पदार्थ लिख लो, इसी के ब्रैकेट में आप लोग लिख देते उद्दीपन। अगर आपको किताबी भाषा लिखना होगा तो ये उद्दीपन लिख लीजिएगा, ठीक है। बाहरी पदार्थ ब्रैकेट में उद्दीपन के कारण पौधे में, के कारण पौधा में, पौधा के कारण पौधा के निश्चित दिशा में, पौधा के निश्चित, पौधा के निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में होने वाले गति, दिशा में होने वाले गति को, होने वाले गति को क्या कहते हैं, अनुवर्तन, अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति कहते हैं, अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति कहते हैं, अनुवर्तनीय गति
कहते हैं, अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति कहते हैं। ठीक है, क्या देखें कि कोई बाहरी पदार्थ या किताबी भाषा में उद्दीपन के कारण पौधा में जो होने वाली गति होगा उसको ही क्या कहेंगे, अनुवर्तनीय गति होगा। तो ये बाहरी कारक या पदार्थ क्या हो सकता है, तो इसमें जैसे में आपको कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब क्या है, बाहरी पदार्थ कहने का मतलब क्या है, या तो आपको कोई हार्मोन होगा कि नहीं होगा, हार्मोन होंगे, हार्मोन कैसे ऐसे नहीं लिखाएगा, या तो फिर आपको कोई मान के चलो रासायनिक पदार्थ होगा, यानी कोई रसायन होगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जो होगा कि सर ये जो अनुवर्त गति है, ये जो अनुवर्त गति है, ये जो अनुवर्तन गति या अनुवर्तनीय गति है, तो इसमें कितने टाइप्स के आएंगे, कौन कौन आएंगे, सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी हेडिंग डालिएगा, हम भी हेडिंग डालते हैं और हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, अब नंबर 1 में क्या होगा, जैसे मान के चलो कि कोई का गति जो होता है प्रकाश की ओर होगा, यानी प्रकाश अनुवर्तन। कोई का गति गुरुत्वाकर्षण की ओर होगा, गुरुत्वानुवर्तन। बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में क्या लिखते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, अनुवर्तन। अब बता दें हमें आप, अनुवर्तन का मतलब क्या पढ़ के आए हैं, तो सर अनुवर्तन का मतलब हम लोग पढ़ के आए हैं गति, और आगे क्या लगा हुआ है, प्रकाश। तो क्या समझ लेंगे, तो पौधे को प्रकाश की ओर होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो डायरेक्टली इसका डिफिनीशन क्या लिख देंगे, प्रकाश की ओर या प्रकाश की दिशा की ओर, प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में होने वाले गति को, होने वाली गति को, प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। सर आप लिख दिए, हम कैसे मान लें कि ये सही है या गलत है। प्रकाश अनुवर्तन के बारे में आप लिखने को तो लिख दिए, अब हम कैसे माने कि आप जो लिखे दरअसल में वैसा होता है, यानी वो सही है या गलत है। सो इसको थोड़ा छोटा कर लो क्योंकि उस साइड जो है, अब ठीक है। देखिए इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आप ही के सामने लेते हैं और आप इसको बहुत बेहतरीन से समझ लीजिएगा। जैसे मान के चलो कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, ये एक प्यारा सा डिब्बा बना दिया। आपको ये बुक में एक ऐसा एग्जाम्पल देखने के लिए मिला होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा गमला बना दो, एक छोटा सा गमला, गमला में फूल लगाएंगे। आज हम लोग बगीचा बनाते हैं। ये गमला बना दिए और ये गमला में जो है नागिन नागिन करके फूल बना दो, पेड़ बना दो। ठीक है, बहुत हेवी पेड़ है, ये पेड़ बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बहुत बकवास हो गया, इसको छोटा करो और मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से खुला छोड़ देंगे। यहाँ पे सूरज है, ये आपका सन है, सन है। आपको ये है कि सर जी ई कलर के कैसे सन होने लगा, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ से क्या आएगा, सूर्य प्रकाश आएगा। क्या आएगा, सूर्य प्रकाश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जब खाली जगह जिधर रहेगा उधर से ना खाली जगह में प्रकाश जाएगा। अब ये क्या हुआ कि पूरा पैकेज था डिब्बा, और डिब्बा को एक साइड में पेड़ रोप दिए थे और दूसरा साइड के कोना से कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे, और उस साइड से प्रकाश आया था। तो कुछ दिन के बाद, अब ऐसा तो नहीं कि आज रोपे या कल ही होकर के हमें दिख जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। पेड़ को बढ़ने में टाइम लगता है और अच्छा खासा टाइम लगता है। तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद ये जो पेड़ जो है ऊपर ना जा करके, अब जैसे मान के चलो कि अगर मटर का ही पेड़ लिए थे, अगर यहाँ पे मान के चलो कि मटर का ही पेड़ लगाते तो मटर गश्ती बना देते यहाँ पे। चल एक गमला लिए, इसमें मटर का पेड़ लगा दो, ऐसे 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 करके नागिन नागिन करके इधर में जाएगा। ठीक है,
तो बहुत डेंजरस हो गया फिर। अब ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका जो गति हो जाएगा, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह वाला नहीं जोड़ लीजिएगा, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक साइड में अगर कोई भी बंद कमरा रहे, बंद डिब्बा रहे, अगर उसमें हम कोई पौधा लगाते हैं और पौधा डिब्बा के दूसरा साइड में अगर खाली जगह छोड़ते हैं, जिससे क्या आता है, सूरज का रोशनी आए, सूर्य प्रकाश आए, तो वो पौधा जो होगा ये अपना इस साइड छोड़ करके और उसका गति किस साइड हो जाएगा, तो वो पौधा किस साइड में हो जाएगा, जिधर से क्या आता है, रोशनी आ रहा है, ठीक है। तो पौधा की गति किस साइड होगा, तो सूर्य प्रकाश की ओर गति होगा। क्यों होगा, अच्छा सूरज की ओर क्यों गति होता है, तो सर जी हम लोग को पता है कि कोई भी पौधा जो होता है उसको जिंदा रहने के लिए, तो गाना नहीं याद रख लेना कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी नहीं, इसको मुलाकात ज़रूरी होता है किससे, तो सूरज प्रकाश से। यानी पौधा जो है उसको भोजन के लिए, पौधा को भोजन के लिए, किस चीज़ के लिए, भोजन के लिए अति आवश्यक होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधा जो भोजन किसके द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। और यही प्रकाश संश्लेषण में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, यही प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ जरूरी है, 4 आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ होते हैं, 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं। यही 4 आवश्यक पदार्थ में कौन कौन होता है, तो नंबर 1 में आपको मान के चलिए कि H2O हो गया यानी जल हो गया, नंबर 2 में आपको मान के चलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और नंबर 3 में मान के चलिए कि सूर्य प्रकाश हो गया। क्या हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, सूर्य प्रकाश। और नंबर 4 में क्या होता है, तो सर जी हरित लवक होता है, हरित लवक, हरित लवक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज़ जरूरी होता है किस चीज़ के लिए, भोजन बनाने के लिए, किसको, पौधा को। तो बताइए कि दुनिया में जितना भी जीव है वो किस चीज़ के लिए कोई काम करता है, जिंदा रहने के लिए ना काम करता है। क्यों काम करते हैं हम लोग, तो सर जी हम लोग को खाना चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, तो पैसा से हम लोग खाना खरीदेंगे। और खाना क्यों चाहिए, तो खाना हमको जो भूख को ख़त्म करेगा, भूख को ख़त्म करके यानी क्या करेगा, तो हम लोग को ज़िंदा रखेगा। ये चलते ना, यानी अगर कैसे भी देखा जाए तो दुनिया में जितना भी जीव है सब कुछ ना कुछ वर्क करता है, और वर्क करता क्या है, तो जिंदा रहने के लिए। किसके लिए करता है, जिंदा रहने के लिए करता है। तो पेड़ पौधा भी तो उसको भी तो जिंदा रहना है ना। अब जब जो जिंदा मतलब कि जिसका जान जाते रहेगा, जैसे आप कहावत सुने होंगे कि मरता क्या ना करता, यानी जिसको अगर जान जाते रहेगा तो वो कौन सा काम नहीं करेगा। अब तुमको बोल दे कि कोई बंदूक लगा ले आ कहेगा चलो तुम हमको मतलब कोई गाना गा के सुनाओ, तो क्या उसको गाना ना गा के सुनाओगे, ना सुनाओगे, मार दे ठाई से ना उड़ा दिया, बात खत्म। कहने का मतलब मरता क्या ना करता, यानी पेड़ पौधा को अगर जिंदा रहना है तो इसको मोशन करना पड़ेगा, गति करना पड़ेगा, किस साइड, जिधर से उसको भोजन मिलेगा उस साइड। तो भोजन कहाँ से मिलेगा, तो जिधर से रोशनी आएगा उधर से ना भोजन मिलेगा उसको। तो इसलिए कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी गति किधर की ओर होती है, प्रकाश की ओर होती है। किसकी ओर होगी, प्रकाश की ओर। समझ में आया मेरी बात। तो प्रकाश अनुवर्तन गति समझे कि नहीं, कि जब कोई पौधा की गति जो होगा किसकी दिशा में होगा, प्रकाश की दिशा में होगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति। बता दें, क्लियर है, कोई इशू वगैरह, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर। ये था मेरा क्या, प्रकाश अनुवर्तन गति। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देखते हैं। अब अगला जो हम लोग हेडिंग डालते हैं वो डालते हैं गुरुत्वानुकर्षण, गुरुत्वानुकर्षण, गुरुत्वानुकर्षण गति, गुरुत्वानुकर्षण गति। अब ये गुरुत्वानुकर्षण गति क्या होता है, सो देखो गुरुत्वानुकर्षण गति क्या होगा, या फिर गुरुत्वानुकर्षण की जगह इस बेहतर होगा क्या, गुरुत्वानुवर्तन लिख दे। जैसे हम लोग क्या लिखे, अनुवर्तन गति पढ़े हैं ना, अनुवर्तन गति, अनुवर्तन गति। इसमें जोड़ना है हमें क्या, इधर गुरुत्व जोड़ना है, गुरुत्व आधा तो गुरुत्व।
अब अगर इसको दोनों को जोड़ के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, गुरुत्व, अब वो आगे जाएगा आकार, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, यानी ये मेरा हेडिंग हो, क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि गुरुत्व प्लस अनुवर्तन, ये गुरुत्वाकर्षण वाला को हटा दो, गुरुत्व प्लस क्या हो जाएगा, देखो गुरुत्व प्लस अनुवर्तन, और ये वाला जो वो है वो में जोड़ते हैं तो क्या आता है, आकार होता है ना, ये सबको पढ़े, हिंदी में पढ़े होंगे, तो ये क्या हो, ए भाई चल साइड हो। अब ये क्या होगा, वो और जो गया तो यहाँ आकार हो गया, यानी क्या बन गया, गुरुत्वानुवर्तन। तो हम लोग क्या हेडिंग डाल देंगे, इसको हटाओ यहाँ से और हेडिंग डालते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, अब ये गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होगा, सो देखो इसमें थोड़ा सा सही से समझना, इसमें थोड़ा सा आपको पेचीदा पॉइंट मिलेगा और समझ लीजिएगा तो सही होगा। जैसे देखिए पौधा में जो होता है ना, दो तरीका की गति होती है। जैसे पौधा का जड़ जो होगा अलग दिशा में गति करता है, और उसका जो ऊपर का तना जो होता है वो अलग दिशा में गति करता है कि ना करता है। अब ऐसे मान के चलो कि ये छोटा सा गमला एगो बना दो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा समझदार आदमी तो गमले में पेड़ पौधा रोपते हैं। ठीक है, इसमें एक प्यारा सा पौधा लगा दिया, पौधा लगाया तो पौधा के क्या होगा, जड़ होगा, जड़ होगा कि नहीं होगा, और ऊपर में नागिन नागिन वाला पौधा है। अब ये जड़ है, ये पौधा है, तो जड़ तो नीचे में गति करेगा कि ना करेगा, जड़ की गति कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, और ऊपर में किसका गति होगा, और पौधा के ऊपर में गति होगा। यानी जड़ और पौधा दोनों एक दूसरे के किस दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में। पहले समझिए कंसेप्ट, बाद में हम उस पर चलेंगे। यहाँ से क्या हमें समझ में मिला कि जिस साइड में उसका जड़ का गति होगा उसके विपरीत दिशा में किसका गति होता है, उसके तने का, उसके पत्तियाँ का गति होता है कि नहीं होता है। तो अब हम लोग को जो लिखेंगे उसमें क्लियरली समझ में आएगा। इतना क्लियर है ना, जिधर जड़ जाएगा उधर तना जाएगा क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे किस में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है। अब जैसे देखो, अब हम जो अभी बताने जा रहे हैं उसको इसी पे रिलेटेड है और इसी से समझ में आ जाएगा। पहले तो इसका डिफिनीशन लिख दे कि सर ये प्रकाश अनुवर्तन गति क्या, सॉरी गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन, वो पहले नोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को, होने वाली गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। अब जैसे जानेंगे क्या, दरअसल होगा क्या, समझो गुरुत्वानुवर्तन गति कैसे होगा और क्यों और कैसे हम समझेंगे। जैसे एक छोटा सा पेड़ ले लो, जैसे मान के चलो कि एक प्यारा सा छोटा सा पेड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें निकाल दो, इधर से निकाल दो, छोटा ही सा पेड़ है, सिर्फ आपको समझना है। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, पतला पतला इसका क्या बना देते हैं, जड़ बना देते हैं। ठीक है, ये एक पेड़ रखे। इसके बाद क्या होगा कि ये जो इसका कंडीशन जो बन जाएगा इस तरीक़ा से हो जाएगा। देखिएगा पहले झुका हुआ था, अब ये क्या होगा, थोड़ा सा ये इसका फिर वही होगा, ये इसका जड़ है, ये जो नुकीला बना दिया इसका क्या मान के चलो जड़। अब इसका थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया, अब उठ गया, थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया, खड़ा हुआ ना। अब कुछ अगला स्टेप जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, वो पूरा मान के चलिए कि ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब ये क्या होगा, पूरे खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा खड़ा हो जाएगा। और बेहतर भी आप फूल जो हिसाब से आपको बनाना हो बना लीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बना दिए। तो ये क्या होगा, पूरा खड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या था कि एक कोई पौधा है, इस क्या है, छोटा सा पौधा, कोई सी चीज़ का पौधा ले लो, कोई एक पौधा है,
कि इसका जो जड़ का जो गति होगा वो किस साइड में हो रहा है, अंदर की, नीचे की ओर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। और हम आपको बताए थे, आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसको समझो। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसको समझो, बाकी सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि एक प्यारा सा अर्थ बना लेते हैं, पृथ्वी बना लेते हैं। एक प्यारा सा, ये तो बहुत पतला है, प्यारा के साथ साथ पतला भी हो गया, बेचारा खाना वाना नहीं खाता। जो ज़्यादा प्यारा रहता है वैसे नटंकी बाज रहता है, ठीक है। ये एक पृथ्वी बना लिए। अब आप लोग बताएं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं कि पृथ्वी में रहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ना हम लोग। जो भी है दुनिया बसल है कहाँ है, ऊपर में बसल है पूरा दुनिया, जो भी हो, अनशन देवानंद। आई पृथ्वी का क्या है, सेंटर पॉइंट, यानी क्या है, ये केंद्र है। क्या है, केंद्र है। तो न्यूटन बाबा ने एक खोज किया था किसका, गुरुत्वाकर्षण का। उन्होंने क्या बताया था कि जो भी दुनिया की जितना भी वस्तु होता है, सारे वस्तु को पृथ्वी जो होता है किधर खींचता है, अपनी केंद्र की ओर खींचता है। केंद्र की ओर क्या है, यानी नीचे। जैसे अभी हम खड़े हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं ना, और हमें कोई नीचे खींच रहा है। कौन खींच रहा है, तो इसका फोर्स खींच रहा है, केंद्र खींच रहा है। केंद्र जो बल से खींच रहा है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जी का फार्मूला पढ़े होंगे। जी गुरुत्वाकर्षण के लिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एफ बराबर पढ़े होगे, फोर्स बराबर, यहाँ पे क्या पढ़े होगे, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, गुरुत्वाकर्षण के लिए फार्मूला पढ़े होगे। छोड़ो इसमें फार्मूला का इशू नहीं, पहले समझ में आया गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कि दुनिया के सारे वस्तु को पृथ्वी कहाँ खींचता है, केंद्र की ओर खींचता है। तो वही क्या, जो जो बल से खींचता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और केंद्र की ओर खींचना ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो हमें यहाँ पे यही नहीं पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे, केंद्र की ओर खींचता है। तो केंद्र की ओर जड़ तो आ रहा है ना, केंद्र की ओर क्या आ रहा है, जड़ एकदम सीधा सीधा आ गया, जो केंद्र की ओर रहेगा। लेकिन हम लोग अभी इससे पहले आपको बताएं, जब उसको मिटा दिए थे, इससे पहले हम बताया क्या कि पौधा में जिस साइड जड़ की गति होता है, क्या उस साइड उसका तना की गति होता है, नहीं, उसके कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत। अगर जड़ नीचे जा रहा है तो ऊपर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, तो पहले ये गिरा हुआ था, तो जड़ जैसे जैसे सीधा होते गया, इसको और सीधा करना चाहिए था, जड़ सीधा होते जाएगा और ऊपर वाला पार्ट और ऊपर भागते जाएगा। तो यही कौन सा गति हो गया, गुरुत्वानुवर्तन गति। कोई इशू, चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको टॉपिक, कोई इशू तो नहीं? चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। तो हम लोग क्या देख लिए अभी, क्या देखे, गुरुत्वानुवर्तन गति यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे, ये तो ऐसे ही आपको समझाया था, इसको हटाइए। चलिए तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक, गलती लिख रहा है, रासायनिक अनुवर्तन, अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होगा, समझिए, बहुत इजी पॉइंट है। तो रासायनिक अनुवर्तन बहुत इजी, क्या बोलेंगे कि जब किसी में कोई रसायन के कारण, यानी जब कोई केमिकल के कारण कोई गति होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। अब जैसे मान के चलो कि अभी खेती सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, और खेत में अभी जैसे धान का सीजन चल रहा है, धान का खेती हुआ, अब धान में सब जाके मार देगा यूरिया। यूरिया मारेगा क्यों, क्योंकि वो धान को मतलब हरा करेगा और बढ़ाएगा जल्दी जल्दी, यही ना बढ़ाता है। तो रसायन का यूज किए कि नहीं किए, तो सिंपल बोल देंगे, क्या कहेंगे, रसायन के कारण होने वाली गति को क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। बस, क्योंकि हम लोग पता है ना, मतलब हर एक चीज़ से थोड़ा थोड़ा तो वाकिफ़ ही है। तो क्या लिखेंगे, रसायन के कारण होने वाली गति को, रसायन के कारण होने वाली गति को, रसायन के कारण होने वाली गति को क्या कहते हैं, गति को रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। रासायनिक ये तो फारसी में लिखा गया है, अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। रसायन के कारण होने वाली गति को क्या कहते हैं,
रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। कोई दिक्कत? चले, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें केमिकल डालो गति हो गया, बस वही हो गया क्या, रासायनिक अनुवर्तन गति हो गया। फोर्थ में हम लोग पॉइंट डालते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट यानी चौथा पॉइंट, चौथा हो जाएगा आपका जलानुवर्तन गति। क्या लिखेंगे? जलानुवर्तन, जलानुवर्तन गति। अब आपको पता है कि जल प्लस अनुवर्तन मिलकर ही क्या बनाया, जल अनुवर्तन। ठीक है, अब जल अनुवर्तन क्या होगा, तो सर जी प्रकाश अनुवर्तन में देखे थे कि प्रकाश की ओर होने वाला गति प्रकाश अनुवर्तन, रसायन में देखे रसायन के कारण होने वाला गति रसायन अनुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण में देखे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाला गति गुरुत्वानुवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा सर जी, जल की दिशा में। क्या होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम लोग लिख देंगे इसका डिफिनीशन, जल की दिशा में, जल की दिशा में होने वाली गति को, होने वाली गति को, होने वाली गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। इसको ना यहाँ लिखते हैं, होने वाली गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, जल की दिशा में होने वाली गति को क्या कहेंगे, जलानुवर्तन गति कहेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग यहीं पे करेंगे द एंड। अब आप लोग जो जो चीज़ पढ़े हैं उसको पहले एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले, बाकी की बात जो होगा उसके बाद करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि नियंत्रण और समन्वय जो होता है अलग अलग जीवों में कैसे कैसे होता है, नहीं होता है, एक कोशिकीय में कैसे होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, फिर क्या देखें कि बहुकोशिकीय में नियंत्रण समन्वय कैसे होगा, तो उसके लिए कौन सा अंग पाया जाते हैं बहुकोशिकीय में, तो सर तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय दो टाइप्स का, एक जटिल होता है, एक साधारण। जटिल में अधिक विकसित होगा, साधारण में कम विकसित होंगे। उसके बाद क्या देखें कि पौधा में नियंत्रण और समन्वय, तो पौधा में आपको दो पौधा के बारे में बताया, एक आपका छुई मुई और दूसरा आपका मटर। छुई मुई में जो था उसको स्पर्श करते थे, जैसे छूते थे वो अपना जो पोजीशन था चेंज कर लेता था, यानी वो अपना पत्तियों को सुकरा लेता था, इसलिए उसमें जो घटना होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श की अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श, यानी स्पर्श यानी छूना, छूने के बाद जो उसमें अनुक्रिया हुआ वो इसलिए इसका हो गया क्या, स्पर्श की अनुक्रिया। दूसरा देखिए मटर, मटर में क्या हुआ था कि जिसके सहारा से खड़ा है उसके और गति नहीं कर रहा है, इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, उल्टा दिशा में कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रेरित वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित वृद्धि। इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए, फिर क्या देखें, अनुवर्तन। अनुवर्तन में क्या समझे कि बाहरी पदार्थ के कारण जो गति होती है पौधे में उसको ही क्या बोलते हैं, अनुवर्तन बोलते हैं या अनुवर्तनीय गति बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होता है, नंबर 1 देखे थे प्रकाश अनुवर्तन। क्या देखे थे? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले बाबा। दूसरा क्या है, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। उसके बाद क्या है, रासायनिक अनुवर्तन। तो रसायन के कारण होने वाली गति को क्या कहेंगे, रासायनिक अनुवर्तन। और जल की दिशा में होने वाली गति को क्या कहेंगे, जलानुवर्तन कहेंगे। ये मेरा आज का क्या था, टोटल टॉपिक थे, सभी पॉइंट थे। क्या आपको आज के पॉइंट में कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई इशू है? अगर कोई दिक्कतें हो तो आप हमें बताएं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो आपके जो मन में इस क्लास से रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रहे हो, कोई भी अच्छी बात या फिर कुछ कमियां, तो आप हमें ज़रूर बताएं। कुछ गलती भी हो उसको भी बताएं कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ का मिस्टेक हो गया है, हम अपने गलती को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे अगर हमसे कोई गलती हो तो। ठीक है, और बाकी तो क्या ही बोले, आप अपना क्लास करते रहिए और अपना ख्याल रखिए अपने घर वालों का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना है, एक चीज़ क्या आपको बोलना है, जैसा कि एक मिनट देखिए, बोलना ये था कि आपको जब भी आपको चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे वो मैथ का क्लास हो या फिर साइंस का क्लास हो, ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो दो ही चीज़ का चल रहा है, मैथ और साइंस।
तो मैथ की क्लास में तो आपको साथ में हमको HW जो था होता है वो हम दे ही देते हैं। रहा इसका ऑब्जेक्टिव की बात, ऑब्जेक्टिव का बात रहा मैथ का, तो जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं और साइंस में भी कराते जा रहे हैं। बस आपको ये सजेस्ट करना था, आपको ये बताना था कि साइंस का जो होगा आप कोई भी पब्लिकेशन का जो बढ़िया बुक हो वो चैप्टर वाइज वाला जो बुक होगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी अच्छा पब्लिकेशन हो आपके नज़र में, जो भी आप जहाँ रहते हो, जहाँ जो भी पब्लिकेशन का अवेलेबल बुक हो बढ़िया, उसका आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिएगा और उससे आप डेली ज़्यादा नहीं 1 पेज डेली आप उसको याद कीजिए। और याद करके आप अपने से बड़े को सुना सकते हैं, जो आपसे बड़े हो वहाँ पे, और जो पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि जिनको पढ़ने नहीं आता उनको सुनाने चल जाइएगा, या फिर जो भी पढ़े लिखे आपके घर में हो, या छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपसे बड़े जो भी पढ़े लिखे जो आपको हिंदी सही से पढ़ ले उनको आप सुनाएं। डेली एक पेज का रूटीन बना ले, जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर इससे ज़्यादा जितना हो सके उतना बेहतर है, लेकिन कम से कम 1 पेज होना चाहिए। और HW जो भी वर्क मिले उसको तो बनाना ही मैथ में। साइंस में जो हम नोट करा दे, जो हम पढ़ा दे, उसको आप अपने कॉपी में 100% नोट कीजिएगा, क्योंकि यही नोट आगे आपको काम आएगा, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी था और ये हम कई दिनों से बताना चाह रहे थे कि हर बच्चे को ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, इसमें से आपका 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है, 50 जो होता है सब्जेक्टिव होता है। तो जितना सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है उतना ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। आप कहिएगा कि सर साइंस तो 80 नंबर का ही होता है, 80 का होता है, तो 80 में 40 चाहिए ना, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल रहता है, तो 40 ऑब्जेक्टिव साइंस में, 40 सब्जेक्टिव मैथ में, 50 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव। तो अब कहिएगा कि सर मैथ का ऑब्जेक्टिव याद करें, नहीं, मैथ का ऑब्जेक्टिव हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम बनाना सिखाएंगे आपको, आप बनाइएगा, जब बनाना होगा उसको हम बताएंगे। पर साइंस का ऑब्जेक्टिव हम तो करा ही रहे हैं चैप्टर वाइज सारे चीज़ को, और आप क्या कीजिएगा कि उसको आप नोट करके अपना बुक, कोई नोटबुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव का, उसमें से याद कीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ बताना था, चलिए।